Welcome to Smart Exam Preparation, your smart path to exam success. नमस्कार। भारत के इतिहास में एक ऐसा दौर था जब हर तरफ छोटे छोटे राज्य आपस में ही लड़ रहे थे। फिर एक ऐसे राजवंश का उदय हुआ जिसने लगभग पूरे उपमहाद्वीप को एक झंडे के नीचे लाकर खड़ा कर दिया। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं उसी महान मौर्य साम्राज्य की। हम ये देखने वाले हैं कि कैसे सिर्फ एक पीढ़ी ने भारत का नक्शा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये साम्राज्य कैसे बना, कैसे अपनी बुलंदी पर पहुंचा और फिर आखिर में इसका पतन क्यों हो गया, चलिए जानते हैं। तो सवाल यही उठता है, जो जमीन टुकड़ों में बटी हुई थी वो आखिरकार प्राचीन दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्यों में से एक कैसे बन गई? इसका जवाब जानने के लिए हमें उस दौर में जाना होगा जब भारत एक बहुत बड़े बदलाव की दहलीज पर खड़ा था। 4वीं सदी ईसा पूर्व सिकंदर के आक्रमण ने उत्तर भारत में एक शक्ति का शून्य पैदा कर दिया था, एक पावर वैक्यूम। और इसी मौके को एक नौजवान और उसके जीनियस गुरु ने पहचान लिया। ये कहानी कोई छोटी मोटी नहीं, लगभग 140 सालों तक चली। इसकी शुरुआत हुई 321 ईसा पूर्व में, फिर 261 ईसा पूर्व में एक विनाशकारी कलिंग युद्ध हुआ और आखिरकार 185 ईसा पूर्व में इसका अंत हो गया। हर तारीख अपने आप में एक अहम मोड़ है। इस साम्राज्य की नींव रखी थी दो कमाल के लोगों ने। एक तरफ थे महत्वाकांक्षी योद्धा चंद्रगुप्त मौर्य और दूसरी तरफ थे उनके गुरु महान रणनीतिकार चाणक्य। और दोनों का मकसद एक ही था, नंद वंश के घमंडी राजा धनानंद को सत्ता से उखाड़ फेंकना। चाणक्य का सारा ज्ञान और उनकी सारी रणनीतियां हमें उनके ग्रंथ अर्थशास्त्र में मिलती हैं। लेकिन ये सिर्फ सिद्धांतों की किताब नहीं थी, बल्कि एक विशाल साम्राज्य को कैसे चलाना है, जासूसी कैसे करनी है और टैक्स कैसे वसूलना है, इसकी एक प्रैक्टिकल गाइडबुक थी। चंद्रगुप्त ने सिर्फ जीत हासिल नहीं की, बल्कि कूटनीति का भी कमाल दिखाया। उन्होंने सिकंदर के एक जनरल सेल्यूकस निकेटर के साथ एक ऐतिहासिक संधि की और एक दुश्मन को सहयोगी बना लिया, जिससे उनकी पश्चिमी सीमा पूरी तरह सुरक्षित हो गई। जब यूनानी राजदूत मेगास्थनीज राजधानी पाटलिपुत्र पहुंचा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने अपनी किताब इंडिका में लिखा, पाटलिपुत्र शहर एक लकड़ी की दीवार से घिरा है जिसमें 570 टावर और 64 गेट्स हैं। जरा सोचिए, उस जमाने में ये कितना विशाल रहा होगा। लेकिन यहीं पर एक दिलचस्प बात सामने आती है। मेगास्थनीज ने कुछ बातें गलत भी लिखीं, जैसे कि भारत में दास प्रथा नहीं थी। ये हमें याद दिलाता है कि इतिहास को सिर्फ एक नजरिए से देखना कितना मुश्किल है, खासकर जब वो नजरिया किसी बाहरी व्यक्ति का हो। चंद्रगुप्त ने एक मजबूत नींव तो रख दी थी, लेकिन देखिए, एक साम्राज्य को बनाना एक बात है और उसे चलाना बिल्कुल दूसरी। अब सत्ता आई उनके बेटे बिंदुसार के हाथों में, जिसने इस विस्तार की विरासत को और आगे बढ़ाया। बिंदुसार को यूनानी अमित्रघात कहते थे, जिसका मतलब है दुश्मनों का नाश करने वाला, और उसने इस नाम को सच कर दिखाया। उसने साम्राज्य को दक्षिण में दक्कन के पठार तक फैला दिया और साथ ही पश्चिम के यूनानी राज्यों से दोस्ती भी बनाए रखी। इतने बड़े साम्राज्य को सिर्फ तलवार के जोर पे नहीं चलाया जा सकता था। इसके लिए जरूरत थी एक एकदम परफेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव मशीन की। जैसा कि आप देख सकते हैं, साम्राज्य को प्रांतों और जिलों में बांटा गया था और हर लेवल पर टैक्स इकट्ठा करने और खजाने को संभालने के लिए खास ऑफिसर्स थे। ये सब कुछ चाणक्य के अर्थशास्त्र के सिद्धांतों पर आधारित था। बिंदुसार के बाद मौर्य सिंहासन पर आया वो शासक जिसका नाम इतिहास में अमर हो गया, अशोक। और उसके आने से साम्राज्य की रूह ही बदल गई। अपने शुरुआती दौर में अशोक को चंडाशोक यानी क्रूर अशोक के नाम से भी जाना जाता था, और इस नाम को उसने सार्थक किया। कलिंग यानी आज के ओडिशा को जीतने के लिए छेड़े गए एक विनाशकारी युद्ध में। इस जंग में जो खून खराबा हुआ उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक ऐसी तबाही थी जिसने सम्राट अशोक को अंदर से हिलाकर रख दिया और उसे गहरे पछतावा में डुबो दिया। उसी जीत ने, जैसा कि उसके शिलालेख कहते हैं, देवताओं के प्रिय के मन में गहरा पछतावा पैदा कर दिया। ये वो पल था जब सम्राट ने हमेशा के लिए तलवार छोड़ दी और बौद्ध धर्म की शांति को अपना लिया। और इसी बदलाव से जन्म हुआ अशोक की धम्म नीति का। देखिए, ये कोई नया धर्म नहीं था, बल्कि ये अहिंसा, सहनशीलता और करुणा पर आधारित एक नैतिक कोड था।
अब साम्राज्य पर शासन युद्ध के नगाड़ों से नहीं बल्कि धम्म की शिक्षाओं से होना था। अपने इस पैगाम को लोगों तक पहुंचाने के लिए अशोक ने एक क्रांतिकारी तरीका अपनाया, पत्थर का इस्तेमाल। और इससे उसकी लगन का पता चलता है। उसने अपनी सोच को पत्थर के स्तंभों और चट्टानों पर खुदवा दिया ताकि सब देख सकें, और सबसे बड़ी बात, आम लोगों की भाषा में, ताकि हर कोई इसे समझ सके। लेकिन 232 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु के बाद ये महान साम्राज्य बस कुछ ही दशकों में बिखरने लगा। देखिए, कोई भी बड़ा साम्राज्य एक वजह से नहीं गिरता। अशोक के बाद आने वाले राजा उतने काबिल नहीं थे। इतने बड़े साम्राज्य को चलाना मुश्किल होता जा रहा था, खजाने पर आर्थिक दबाव बढ़ रहा था, और कुछ इतिहासकार तो ये भी मानते हैं कि धम्म की नीति ने सेना को कमजोर कर दिया था। और फिर इसका अंत किसी बाहरी हमले से नहीं हुआ। 185 ईसा पूर्व में आखिरी मौर्य राजा बृहद्रथ का कत्ल उसी के अपने जनरल पुष्यमित्र शुंग ने कर दिया। कितनी बड़ी विडंबना है, जिस सेना ने साम्राज्य को बनाया उसी के एक सेनापति ने उसे खत्म कर दिया। साम्राज्य तो खत्म हो गया, लेकिन उसकी विरासत वो आज भी जिंदा है। उसने राजनीतिक एकता का एक मॉडल दिया, प्रशासन का एक खाका तैयार किया, और एक ऐसी सांस्कृतिक धरोहर दी जिसने आने वाली सदियों तक इस उपमहाद्वीप को एक नई दिशा दी। और ये सब हमें एक आखिरी लेकिन बहुत गहरे सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। क्या अशोक की शांति और नैतिकता की नीति ने ही अनजाने में उस साम्राज्य की सैनिक शक्ति को कमजोर कर दिया था, जो उस दौर में जिंदा रहने के लिए जरूरी थी? एक ऐसी बहस जो इतिहासकार आज भी करते हैं। Lecture infographic.